सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो चर्चा का टॉपिक है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में एक पुस्तक चलती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से चलती है, वैश्विक राजनीति के नाम से चलती है ये पुस्तक। तो उसके सिलेबस का तो ये हिस्सा है ही गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी तैयारी क्यों न कर रहे हो, उसमें जो जीके का हिस्सा आता है, जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में, वो ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसका अर्थ समझाइए, इसका महत्व समझाइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां क्या हैं, विफलताएं क्या हैं, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। इस तरह के सवाल गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड अलग हर बार पूछे गए हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और किन परिस्थितियों में ये बनाया गया था। दरअसल गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का एक संगठन है। तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं, सवाल ये उत्पन्न होता है। तीसरी दुनिया के देश वो हैं, जैसे पहली दुनिया के देश माना जाता है पश्चिमी देशों को। पश्चिमी जो देश थे, जो उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे, उन्हें विकसित देश कहा जाता है, जिसमें पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश शामिल हैं। दूसरी दुनिया के देश उनको कहते हैं जिनमें साम्यवादी प्रभाव था, जैसे सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोप के वो देश जो साम्यवादी प्रभाव में थे, उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तीसरी दुनिया के देश वो थे जो बहुत गरीब थे, जो किसी उपनिवेश रह चुके थे, किसी शक्तिशाली राष्ट्र का, साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन रहे थे, जिनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया, जो गरीब देश थे, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश या गुलाम देश शामिल थे। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश सदस्य देश थे, ये पहले उपनिवेश रह चुके थे। मैंने जैसा कि पहले की वीडियोस में आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में दुनिया में दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दोनों के मध्य विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ मच गई। इससे शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और शीत युद्ध के इस समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन एक उपव्यवस्था के रूप में काम करता रहा है। इसके द्वारा विकासशील और जो विकसित देश हैं उनके मध्य संवाद को, सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। आर्थिक और व्यापारिक रूप से भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करके ये विश्व में एक न्यायपूर्ण, संप्रभु, समानता और समता पर आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। शुरुआत में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका लक्ष्य था कि उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए, यानी दूसरे देशों ने जो गरीब देशों को गुलाम बना रखा है उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई जाए, उनकी आज़ादी के आंदोलनों का समर्थन किया जाए, साम्राज्यवाद का विरोध किया जाए, रंग भेद की नीति का विरोध किया जाए और जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं उन स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता को, विश्व में शांति और स्थिरता को बनाए रखा जाए। लेकिन आज जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, 1991 में सोवियत संघ का पतन होने के पश्चात दुनिया में एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। तो उस शीत युद्धोत्तर विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि आर्थिक विकास और भेदभाव रहित व्यापार व्यवस्था स्थापित हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी स्थानांतरण जैसे मुद्दे जो हैं उन पे उत्तर दक्षिण क्या है, उत्तर के जो देश है वो विकसित देश माने जाते हैं और जो दक्षिण के देश हैं उसमें गरीब विकासशील देश माने जाते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। तो उत्तर दक्षिण के मध्य संवाद को बढ़ावा दिया जाए, दक्षिण दक्षिण सहयोग के ऊपर भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि समानता और संप्रभुता पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बन सके। और आज इस संगठन के आकार में, इसके उद्देश्यों में, इसके कार्यक्रमों में और उसकी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो बेलग्रेड में सितंबर 1961 में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ तो उसमें केवल 25 देशों ने भाग लिया था। अब ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, जीके में आया हुआ है कि गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये बेलग्रेड में हुआ था जो इंडोनेशिया में है। और कब हुआ था? 1961 में। और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। आज ये संख्या 120 पहुंच गई है, यानी इसकी सदस्य संख्या 25 से बढ़ के 120 बढ़ गई है। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन ऐसा नहीं है जिसकी संख्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन से ज़्यादा हो, गुटनिरपेक्ष देशों से ज़्यादा हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, आसियान हो, दक्षेस हो, कोई भी क्षेत्रीय संगठन क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आज यूएनओ के बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की है। यद्यपि शीत युद्ध समाप्त हो गया है, 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और आज इस आंदोलन के औचित्य को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये सवाल भी उठता है कि आज जब चूँकि शीत युद्ध खत्म हो गया है, दुनिया में गुट नहीं है, तो क्या गुट निरपेक्षता का कोई औचित्य बचा है? जब दुनिया में गुट ही नहीं है तो फिर गुट निरपेक्षता का क्या औचित्य बचा है? क्या शीत युद्ध के समाप्ति के बाद में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए? यदि नहीं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व और प्रासंगिकता को सही ठहराने के लिए आज कौन सी व्यू रचना होनी चाहिए? ये सारे सवाल आज पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके मूल सिद्धांत और उद्देश्य क्या थे, पहले शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की, इन सब चीज़ों के बारे में आज इसमें हम वीडियो में बात करेंगे। अवधारणा की यदि हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, ये दो महाशक्ति जो थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो शीत युद्ध हुआ, उस शीत युद्ध की राजनीति का परिणाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। शीत युद्ध जो था एक वैचारिक युद्ध था, आरोप प्रत्यारोप का युद्ध था, जिसमें एक तरफ जो है अमेरिका था और अमेरिका के समर्थक पूंजीवादी देश जो उदार लोकतंत्र का, मुक्त अर्थव्यवस्था का और खुले व्यापार का समर्थन करते थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ अग्रणी देश था जो साम्यवाद का पक्षधर था, जो उत्पादन के और विनिमय के साधनों पर समाज के प्रभुत्व की बात करता था, जो पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की बात करता था। तो इन दो विचारधाराओं के मध्य जो टकराव हुआ, इससे पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। अमेरिका ने 1945 से लेकर 1991 तक अपनी विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य रखा था कि सोवियत संघ और उसके जो साम्यवादी खेमा है और उसकी जो विचारधारा है, उसका कंटेनमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रतिरोध कैसे किया जाए। सोवियत संघ की विदेश नीति का भी लक्ष्य था कि अमेरिका और उसके जो पश्चिमी मित्र देश हैं, जो लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अवधारणा के समर्थक हैं, उनका विश्व में प्रभाव कैसे सीमित किया जाए। यानी साम्यवाद का उद्देश्य भी था पूंजीवाद को रोकना और साम्यवाद का प्रसार करना। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैनिक गुट भी बना लिए थे। जैसा कि पहले के वीडियोज़ में बताया है, अमेरिका ने नाटो का गुट बनाया 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अमेरिका ने 1954 में सीएटो संगठन बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन कहते हैं। और 1955 में अमेरिका ने सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो जिसको कहते हैं, उस केंद्रीय संधि संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं, बगदाद समझौता भी कहते हैं, ये सारे सैनिक गुट अमेरिका ने बनाए। यानी अमेरिका ने नाटो, सीएटो, सेंटो बनाया। सोवियत संघ ने इसका जवाब देने के लिए मई 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया, जिसमें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश उस सैनिक गुट में शामिल हुए। अब ये जो सैनिक गुट दुनिया में बन रहे थे, ये लग रहा था कि ये सैनिक गुट आपस में टकराएंगे, विध्वंस होगा, तबाही मचेगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो एशिया और अफ्रीका के जो नए राष्ट्र जो आज़ाद हुए थे, उनके सामने ये समस्या हो गई कि वो कौन से खेमे में जाएं। हालांकि अमेरिका का जो विदेश मंत्री था जॉन फॉस्टर डैलेस, उसने घोषणा की उस समय कि विश्व में केवल दो ही खेमे हैं, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। कोई तीसरा खेमा या विकल्प हो ही नहीं सकता। गुट निरपेक्ष नाम का कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसने कहा आप या तो सफ़ेद की तरफ है या काले की तरफ है, कोई मध्य मार्ग नहीं हो सकता। जैसा कि गुट निरपेक्ष देश दावा कर सकते हैं, कोई मध्य मार्ग नहीं हो सकता। 15 अगस्त 1947 को
जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों से आह्वान किया कि वो शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहें, महाशक्तियों के गुटों से दूर रहें। नेहरू की एक सोच बहुत लंबी थी। उनके सामने विश्व का एक कर्तदर्शी था और वो विश्व राजनीति के एक महान अध्येता थे। वे नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधाराओं के जो दुष्परिणाम विश्व ने भुगते, जो नाजीवाद और फांसीवाद था, उसकी वजह से दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के परिणामों से भली भांति परिचित थे। अतः उन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने और विश्व मामलों में अपना स्वतंत्र पक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पहचानते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति पर बल दिया। भारत की आज़ादी से पहले भी नेहरू जी ने 23 मार्च 1947 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 15 एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने और 4 देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि एशिया के देशों को और अधिक समय तक अन्य शक्तियों द्वारा शक्ति के रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकता। विश्व मामलों में उनकी स्वयं की नीतियाँ होंगी। उन्होंने इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि एशिया का विश्व मामलों में उदय विश्व शांति के लिए एक बड़ा भारी प्रभावशाली साबित होगा। कहने का मतलब ये है कि नेहरू जी चाहते थे कि जो नव स्वतंत्र देश है वो अपनी आज़ादी को बरकरार रख सके, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख सके, क्योंकि वो अगर किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते तो उन देशों की स्वतंत्रता उन महाशक्ति वाले गुटों के पास गिरवी रखी जाती। उनकी जो स्वतंत्र विदेश नीति की जो इच्छा थी वो गिरवी हो जाती, वो आर्थिक विकास नहीं कर पाते। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने असंलग्नता की नीति का अनुसरण किया। नेहरू जी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम विश्व मामलों में बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, क्योंकि तटस्थ राष्ट्रों के कोई विचार नहीं होते। दरअसल गुटनिरपेक्षता केवल सैन्य गठबंधनों और गुटों से दूर रहने की नीति है। ये एक स्वतंत्र नीति है और गुण दोष के आधार पर विश्व में और क्षेत्रीय मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। यानी गुटनिरपेक्षता निरंतर सक्रियता की नीति है, उदासीनता की नीति नहीं है। ये विश्व मामलों में एक अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन विश्व मामलों में जो भूमिका निभाना चाहते हैं वो भूमिका का निर्वहन करने के लिए ये गुण दोष के आधार पर निर्णय करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जहां भी खतरा होगा, गुटनिरपेक्ष देश वहां पर अपनी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे। 4 अक्टूबर 1960 को न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। नेहरू जी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई थोपी गई नीति नहीं है, ये राष्ट्रों के बीच में संतुलन स्थापित करने के संबंध में नहीं है। गुटनिरपेक्षता विश्व समस्या और अन्य देशों के साथ संबंध संचालित करने के लिए है। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम गुटों से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, बल्कि उसका कहना था कि हम विश्व के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के आधार पर, समानता के आधार पर संबंधों को वहन करना चाहते हैं। हम किसी गुट का सदस्य नहीं बनना चाहते। ऐतिहासिक दृष्टि से यह धारणा एशिया के राष्ट्रवादी आंदोलन के भावनात्मक तर्क में निहित थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र थे, उन्होंने उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों से खुद को मुक्त कराया। उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रति जो अविश्वास था, उन देशों को बाध्य किया कि वो असंलग्नता की नीति को अपना लें, ताकि वो अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रख सके। क्योंकि जो देश गुलाम थे, जो देश उपनिवेश थे, वो नए नए आज़ाद हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि महाशक्तियों के इन गुटों में शामिल होकर वो अपनी अपनी आज़ादी को, अपनी संप्रभुता को, अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को गिरवी रख दे, उनके निर्णय कोई दूसरा देश ले करे। वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो गुटनिरपेक्षता के रूप में उनको अपनी आवाज़ खुले रूप से रखने के लिए एक मंच मिल गया। वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने का उनको एक अवसर मिला। हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गज नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इन सब की दार्शनिक जो ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि थी, उसने तीसरी दुनिया के देशों के नेताओं को प्रभावित किया और महाशक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदता से दूर रहने और शीत युद्ध के कारण जो वैश्विक राजनीति में परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, उनसे दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया, ताकि विश्व शांति में, सुरक्षा और विकास में सही समुचित योगदान दिया जा सके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका 3 नेताओं की रही, नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, और जोसेफ मार्सेल टिटो जो यूगोस्लाविया के थे। इनको तीनों की तिकड़ी को बोलते हैं नेहरू नासिर टिटो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन से 3 नेता थे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर
और यूगोस्लाविया के मार्सेल जोसेफ टिटो। इन तीन के अलावा घाना के क्वामे एनक्रुमा जो हैं उनका नाम भी लिया जाता है और इंडोनेशिया के सुकर्णो का नाम भी लिया जाता है। इन नेताओं ने महाशक्तियों से कहा कि वो अपने जो संकुचित राष्ट्रीय हित है उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने इस शीत युद्ध को बढ़ावा दिया है, ये नीति गलत है। असंगलता के विचारों को इन नेताओं ने मूर्त रूप प्रदान किया। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसके प्रमुख उद्देश्य थे कि जो शीत युद्ध की राजनीति है उससे दूर रहा जाए, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किया जाए। जो सैनिक गुट, जो नाटो, सिएटो, सेंटो, वारसा, ये जो सैनिक गुट बने, इनसे अलग रहा जाए। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा जाए। विश्व शांति में सहयोग और समर्थन दिया जाए। विश्व में जो निशस्त्रीकरण जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि दोनों साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों के मध्य शस्त्रों की अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। तरह तरह के न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे थे, जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। तो ये शस्त्रों की जो अंधी दौड़ जो मानवता को विध्वंस के कगार पर ले जाने वाली थी, उस शस्त्रों की अंधी दौड़ को निशस्त्रीकरण में कैसे बदला जाए। मानवाधिकारों की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षार्थ जो प्रयास है उनको कैसे जारी रखा जाए। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। 1 से 6 सितंबर तक यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ पर हुआ। और इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 25 देशों ने भाग लिया। लैटिन अमेरिका के 3 प्रतिनिधि भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिए। बेलग्रेड घोषणा में शांति के लिए सतत संघर्ष, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरोध जैसे उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई। बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने बड़ी शक्तियों से अनुरोध किया कि वे मानव जाति को युद्ध की विवक्षा से बचाने के लिए एक पूर्ण निशस्त्रीकरण संधि को शीघ्र स्वीकृति दें, ताकि जो अस्त्र शस्त्र भंडार पर बेपनाह खर्च किया जा रहा है उन संसाधनों का उपयोग मानव जाति के आर्थिक और सामाजिक विकास में किया जा सके। यानी बेलग्रेड सम्मेलन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया गया, रंग भेद की नीति का विरोध किया गया और निशस्त्रीकरण के ऊपर बल दिया गया। खासकर अमेरिका और सोवियत संघ से अपील की गई कि वे युद्ध की तैयारियों पर रोक लगाएं, ऐसे कदम उठाएं जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिले, क्षेत्रीय स्थायित्व को बढ़ावा मिले। और इस बात पर बल दिया गया कि अमेरिका और सोवियत संघ आपने जो आपसी मतभेद हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। इस सम्मेलन में युद्ध का खतरा और शांति के लिए एक अपील नामक प्रलेख पर स्वीकृति दी गई। इस लेख में कहा गया था कि युद्ध और शांति संबंधी बड़े निर्णय महाशक्तियों जैसे अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा लिए जाते हैं, अतः ऐसे तौर तरीके अपनाने जाने चाहिए जिससे मानव जाति शांति और खुशहाली की ओर बढ़ सके। बेलग्रेड सम्मेलन के सदस्य देशों ने अपने विश्वास को दोहराते हुए कहा कि समस्त राष्ट्रों को आत्मनिर्णय एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके द्वारा वे अपने राजनीतिक भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं तथा बिना किसी भय एवं बाधा के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कार्यों को जारी रख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को उसके आजीविका के साधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, जिसमें गोरे जो लोग थे कालों पर राज कर रहे थे, उस रंग भेद की नीति की घोर निंदा की गई और उसके शीघ्र अंत की बात की गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने स्पष्ट किया कि विश्व के किसी भी कोने में जातीय भेदभाव, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का गंभीर उल्लंघन है। जो प्रश्न जो एग्जाम में आता है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि व उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इसमें कोई समस्या आपको हो, इस वीडियोस को लेकर कोई सवाल हो तो आपको याद रखना है। इसमें जो मोटी मोटी बातें एक बार रिपीट कर दूं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे नेहरू, नासिर, टिटो। इसके अलावा घाना के क्वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था और 1 से 6 सितंबर 1961 में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्षता का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण था सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध। तो ये मोटी मोटी बातें अपन ने की। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि उद्देश्य आप याद करेंगे। कोई आपको समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना रखे हैं स्टूडेंट्स की सहायता के लिए, उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।